हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 1 पढ़ते पढ़ते आ गए हैं चैप्टर नंबर 1 के बिल्कुल लास्ट टॉपिक में। लास्ट टॉपिक कौन सा है? ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में ज़रूर और ज़रूर पूछा जाता है। पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पाएंगे कि ये वाला टॉपिक किसी न किसी तरीके से 1 मार्क्स हो, MCQs हो या लॉन्ग में ज़रूर पूछा गया है। टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में आपको पढ़ना ही होगा क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टॉपिक है। फॉर एग्जांपल स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्लो क्या होते हैं, फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं, एंड टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज आपको बताऊंगा। ठीक है, बने रहना मेरे साथ क्योंकि जब लेक्चर शुरू हो चुका है, जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो हम भी नहीं रुकने वाले हैं। देन हमें इस टॉपिक के बारे में बहुत ही डिटेल से समझना है क्योंकि है लेक्चर नंबर 5 आपका चैप्टर नंबर 1 का, जहां पर हम पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक एंड फ्लो की। स्टॉक एंड फ्लो दिखने में समझने में लगता है एक ही चीज है, लेकिन अगर इसका हिंदी मतलब है, स्टॉक का मतलब होता है रुका हुआ जो हमारे सामने है, और फ्लो का मतलब होता है बहते बहते जाना। ठीक है, लेकिन अब अगर इकोनॉमिक्स में इन दोनों के मतलब की बात करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो बिकॉज देयर इज अ माइनस डिफरेंस बिटवीन बोथ। ओके राइट, फर्स्ट वन इज stock. First one is stock. What do you mean by stock? That is, stock variable are the defined as any quantity which is measured at a point of time. किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी क्वांटिटी किसी भी वेरिएबल से रिलेटेड आप मेजर करेंगे दैट इज योर स्टॉक। फॉर एग्जांपल आपकी दुकान है, सुबह उठे, शटर उठाए, आपकी दुकान के सामने जो माल पड़ा है दैट इज स्टॉक। आपकी बाल्टी पानी भर दिया, बाल्टी में सामने रखा हुआ दैट इज स्टॉक। आपके गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ दैट इज स्टॉक। ठीक है, आपके बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ पार्टिकल पड़ के कितना पैसा है 1 लाख रुपए, दैट इज 1 लाख रुपए आपका स्टॉक है। मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट में जो भी अमाउंट, जो भी वेरिएबल एक पार्टिकुलर पॉइंट में आप मेजर कर सकते हैं। पार्टिकुलर पॉइंट वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है, सुबह शाम, ये कुछ भी हो सकता है जिसमें कोई ड्यूरेशन नहीं आता, दैट इज योर स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ मशीन इन अ प्लांट, एक प्लांट में रखता है 10 मशीनें, 10 मशीन उसका स्टॉक है। ठीक है, बैंक बैलेंस आपका स्टॉक है, स्पेसिफिक किसी टाइम पूछ ले कितना बैलेंस है दैट इज स्टॉक। पॉपुलेशन एज अ 31 मार्च, किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन एक फिक्स क्या है, अरे 31 मार्च 2022 को कितना पॉपुलेशन था, इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ था, दैट इज स्टॉक। राइट, तो यहाँ पर स्टॉक को समझने के बाद हमारा पॉइंट आता है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहते रहना, बहते रहना। ठीक है ना, बहती हवा सा था वो वाला मतलब है, मतलब बहते जाना। सो यहाँ पर फ्लो वेरिएबल आर डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट डू यू मीन अ पीरियड ऑफ टाइम? दैट मीन्स टाइम गैप आ जाता है यहाँ पर, टाइम गैप आ जाता है। फॉर सुबह से शाम तक, 1 महीने तक, ओके, फॉर 1 वीक, 1 डे, 1 आवर, यहाँ पर टाइम गैप हो जाता है। दैट मीन्स एक ऐसा मेजरमेंट जो किसी भी 2 टाइम के बीच के गैप को बताता है और उसी टाइम जो क्वांटिटी निकल के आता है दैट इज फ्लो। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन ड्यूरिंग द ईयर 2022, 2022 के बीच में इंडिया का पॉपुलेशन कितना रहा, मतलब कितना बढ़ा कितना कम हुआ, ये चेंजेबल होता है। ये बोलते हैं दिस इज डायनामिक, दिस इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। डायनामिक मतलब इसमें चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपकी इनकम कितनी है, मंथली सैलरी कितनी है। मंथली सैलरी किस हिसाब से बताएंगे? ईयरली बताएंगे, मंथली बताएंगे, ओके, वीकली बताएंगे या 1 डे की बताएंगे, जिसमें पूरा का पूरा एक टाइम ड्यूरेशन बन के आता है। और इसका मेजरमेंट हमेशा किस हिसाब से करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करेंगे पर डे, ओके, पर मंथ, पर ईयर। मतलब यहाँ पर इसकी मेजरमेंट के लिए, फ्लो की मेजरमेंट के लिए हमारे साथ हमेशा एक टाइम डायमेंशन जरूर लगता है जिसके अकॉर्डिंग हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। जबकि हमने देखा स्टॉक में ऐसा नहीं है, स्टॉक में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ योर कार, स्पीड जो है वो फ्लो वेरिएबल है, जबकि जो डिस्टेंस कवर किया जाता है द डिस्टेंस इज स्टॉक, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता, स्पीड चेंज हो सकता है। राइट, इतना पढ़ने के बाद जो एग्जाम में पूछा जाने वाला मेन पॉइंट है दैट इज डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस अगर आपने इसके अगर मीनिंग को अच्छे से अभी समझ लिया जो मैंने समझाया था तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। कैसे? सबसे पहला है मीनिंग। स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम
स्टॉक को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है, जबकि फ्लो को एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। यहाँ पर टाइम लैप्स होता है, यहाँ पर टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। नेक्स्ट वन, द टाइम डायमेंशन, इट इज नॉट हैविंग अ टाइमिंग डायमेंशन। यहाँ पर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, कोई टाइम का गैप, मैंने भी इसको समझाया, और इसको हमेशा एक टाइम डायमेंशन में ही मेजर किया जा सकता है। इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये स्टैटिक है, ये मान के चलता है जिस टाइम बात करते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जबकि फ्लो इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, मतलब फ्लो में चेंज, क्योंकि फ्लो का मतलब ये तो चेंज होना, चेंज होगा। जैसे नदी का पानी बहता रहता, रुका हुआ नहीं था, लेकिन तालाब का पानी रुका हुआ रहता। तो सो द वाटर ऑफ पॉन्ड इज स्टॉक बट वाटर ऑफ रिवर इज फ्लो। हियर इज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल क्या देना, एग्जाम्पल क्यों समझेंगे। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है, एक पार्टिकुलर दिन की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, स्टॉक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास में कितने स्टूडेंट है भाई, क्लास की स्टूडेंट 22 है, तो कल भी 22 रहेगा, आज भी 22 है, दैट इज स्टॉक। मनी सप्लाई, एक कंट्री में कितना पैसा है, स्टॉक है। स्टॉक ऑफ गारमेंट, आपकी दुकान में कितना गारमेंट पड़ा हुआ है, दैट इज स्टॉक है। जबकि नंबर ऑफ वर्ष 2023 में कितने बच्चे पैदा हुए, पूरे साल के बीच में हो सकता है कितने बच्चे पैदा हुए, कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। नंबर इनरोल्ड, एक साल में कितने बच्चे एडमिशन लिए हुए, एडमिशन साल चलता रहता है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, इस तरह से। तो ये फ्लो की बात करते हैं, राइट। ध्यान में रखना, आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में डिफरेंस जरूर आता है, इन डिफरेंस को आपको जरूर पढ़ना है। अगर समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या डाउट रह गया है। भाई ह्यूमन है, एरर्स होने की हो सकती है, हो सकता है कहीं पर कोई पॉइंट में प्रॉब्लम आपको लगे, समझ में ना आए, मुझसे कोई गलती हो गई है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एक बच्चे ने मुझे कहा था कि सर जो कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखिए। भाई हिंदी मीडियम के लिए मेरी अलग से क्लासेस आती हैं, अभी थोड़ा होल्ड किया हुआ हिंदी मीडियम की क्लास 12 की क्लासेस, लेकिन जल्दी ही हिंदी मीडियम की क्लास लाइव मैं रिज्यूम करूंगा, आप जुड़ सकते हैं तब, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के सेक्टर, अगर इकोनॉमी के सेक्टर, एक होता है प्रोडक्शन सेक्टर, एक होता है इकोनॉमी का सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर अलग है, आप सबको पता है प्रोडक्शन सेक्टर कितने, देयर आर 3 प्रोडक्शन सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। बट यहाँ पर हम इकोनॉमी के सेक्टर की बात करते हैं। एक इकोनॉमी में बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं। नंबर 1 दैट इज हाउस होल्ड, ठीक है। क्या होते हैं ये, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फैमिलीज, ठीक है। नेक्स्ट वन फर्म, दैट इज आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर सेक्टर, जो प्रोडक्शन करता है, that is government. And last one external sector. External sector means rest of the world, ठीक है। मतलब ये 4 इकोनॉमी के सेक्टर होते हैं जो किसी भी ओपन इकोनॉमी में फंक्शनेट होते हैं, काम करता है और ओपन इकोनॉमी को रन करता है, जिसमें हर एक सेक्टर को पढ़ेंगे। दैट इज सबसे पहली बात होती है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड का मतलब होता है हम सबका घर, फैमिली, परिवार, ठीक है ना। और परिवार क्या करता है, परिवार इकोनॉमी में परिवार का सबसे अहम और सबसे पहला रोल होता है, क्योंकि इकोनॉमी फैमिली से ही बनती है, परिवारों से ही इकोनॉमी चलती है। बिकॉज इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट ये होता है, बिकॉज इट इंक्लूड कंज्यूमर्स, क्योंकि हाउस होल्ड ही कंज्यूमर देता है। और दूसरी बात है हाउस होल्ड ही प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स प्रोवाइड करता है, दैट इज हाउस होल्ड्स आर द ओनर ऑफ द फैक्टर्स। हाउस होल्ड क्या होता है, ओनर होता है किसका, फैक्टर्स का, और वो फैक्टर जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। और दूसरा, जो आपने प्रोडक्शन किया कंज्यूम कौन करेगा, खाएगा कौन, दैट मीन्स हम सब लोग कंज्यूमर हैं, और कंज्यूमर ही हाउस होल्ड होता है। से दैट दे सप्लाई फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और ये प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं, प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। रिसीव इनकम, और इन सब को देने के बदले में वो इनकम रिसीव करता है, और इनकम रिसीव करने के बाद ही अपनी इनकम को कंज्यूम करता है, एक्सपेंस करता है, और इससे ही इकोनॉमी चलती है। नंबर 1। नंबर 2 इकोनॉमीज प्रोड्यूसर सेक्टर। साइकिल के 2 पहिए होते हैं, एक सामने होता है और एक पीछे होता है। एक पहिया निकाल दो साइकिल नहीं चलती है। सेम है यहाँ पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मिलके ही इकोनॉमी को सबसे पहले बनाते हैं, फिर उसमें पैडल लगा दो यानी कि गवर्नमेंट। समझ में आ गया। तो ये अलग अलग चीज़ें होती है। तो हम बात करेंगे जब प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, फर्म। नॉर्मली इसको हम क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे, यानी कि सेलर्स हो सकता है, शॉपकीपर हो सकता है,
इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोड्यूस करना। ये प्रोड्यूसिंग यूनिट का काम करता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, ये गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करता है। किससे? फर्म से। फर्म प्रोड्यूसर होता है और ये प्रोड्यूसर तभी कर सकता है जब इसको हाउस होल्ड से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मिलता है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर मिलता है, उसका यूज़ करते ही ये प्रोडक्शन करता है और बाद में इस प्रोडक्शन को हाउस होल्ड को सौंप देता है और इस तरह से इकोनॉमी हमारी पूरी होती है। लेकिन इन दोनों से इकोनॉमी पूरी तो हो जाती है, लेकिन सही वे में चलाने के लिए एक तीसरे सेक्टर की ज़रूरत होती है, दैट इज़ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? गवर्नमेंट का रोल होता है हाउस होल्ड को और प्रोड्यूसर को, दोनों को इकोनॉमिक में बैलेंस वे में चलाए रखने के लिए। और इन दोनों को बैलेंस वे में चला रखने के लिए, जैसे पैडल होता है ना, पैडल जैसे ही मारोगे तभी दोनों पहिए चलते हैं, तो गवर्नमेंट पैडल का काम करता है। पैडल जितना मजबूत होगा और सही होगा उतनी ही तेज साइकिल चलती है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या दो काम होता है, एक तो होता है वेलफेयर एजेंसी के रूप में काम करने का, एंड सेकेंड फंक्शन इज एड अ प्रोड्यूसर। एजेंसी का मतलब होता है एवरी गवर्नमेंट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द इकोनॉमी। हर एक गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है, साथ ही साथ ये गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने का काम करती है। इसके लिए इट टेक हेल्प ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर। इट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सोल्ड टू द हाउस होल्ड सेक्टर एंड इट टेक्स द मीन्स द प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड। इसका मतलब गवर्नमेंट एक बैलेंस वे में सबका काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, प्रोड्यूसर का एज वेल एज कंज्यूमर का भी। तो गवर्नमेंट का होना, और आपने देखा होगा किसी भी इकोनॉमी की गवर्नमेंट जितनी मजबूत होती है उस इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी उतनी तेज होता है। एंड वेन एवर गवर्नमेंट इज वेरी वीक, गवर्नमेंट जो भी बहुत कमज़ोर होता है, आपने देखा होगा एक टाइम श्रीलंका की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो अनबैलेंस हो गई थी, पूरी कंट्री की हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया था, लोगों में जो है नौकरियां चली जा रही थी। तो दैट इज़ गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद तब तक हम जो है पूरे वर्ल्ड में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम फोर्थ सेक्टर के साथ नहीं जुड़ेंगे। हियर द फोर्थ सेक्टर इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आल्सो नोन एज एक्सटर्नल सेक्टर। इट इज नोन एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अपनी कंट्री को छोड़ के, अपनी कंट्री के अलावा फॉरेन की जितनी भी कंट्री है उन सबको मिला के बनता है वर्ल्ड। तो हम वर्ल्ड के साथ जोड़ेंगे, दैट इज नॉट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हम छोड़ गए बाकी सबके साथ। तो बाकी सबके साथ जुड़े होना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ हम अपने आप प्रोड्यूस कर लेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फुलफिल ऑल द नीड्स। तो वी हैव टू ज्वाइन विद द वर्ल्ड, हमें वर्ल्ड के साथ जुड़ना पड़ेगा टू फुलफिल आवर नीड्स, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें जो है इंटेलेक्चुअल पावर चाहिए। तो इसके लिए हमें वर्ल्ड के साथ जुड़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हमारे पास एक्सेस होता है उसको हमें वर्ल्ड को बेचना होगा, क्योंकि सब कुछ आप कंज्यूम नहीं कर सकते। ऐसे में जब वर्ल्ड के साथ जुड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होगा, और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा तो ऑटोमेटिक कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा और कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक्सटर्नल सेक्टर से जुड़ना और एक अच्छे से रिलेशन बना के काम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। दीज आर द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी समझने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझना। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? समझ लेना कि कोई भी इकोनॉमी वेरियस सेक्टर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है, कंज्यूमर, कंज्यूम करने के लिए गुड्स एंड सर्विस चाहिए। गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेंगे, ठीक है ना। तो कंज्यूमर की नीड्स को पूरा करने के लिए कौन चाहिए, प्रोड्यूसर चाहिए। प्रोड्यूसर को क्या करना है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना है, और गुड्स एंड सर्विस करने के लिए ये लोग कहाँ जाएंगे, फैमिली के पास, उनसे कहेंगे कि भैया हमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दो, तो इनका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आएगा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन करके गुड्स एंड सर्विस को सेल कर देंगे, यहाँ से इनके पास इनकम होगा। जैसे इनके पास इनकम आएगा उस इनकम को सेल कर देंगे किसके पास, इनको इनकम, और इनकम जैसे भी आ जाएगा हाउस होल्ड के पास वो अपनी इनकम को कंजप्शन पर खर्च कर देंगे। ऐसे में जैसे कंज्यूम करेंगे गुड्स एंड सर्विस सेल होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो एक दूसरे से सब कुछ जुड़ा हुआ है। प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन जनरेट इनकम, इनकम जनरेट एक्सपेंस, और एक्सपेंस जनरेट प्रोडक्शन। तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सभी सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट, नेशनल, सब आपस में जुड़े होते हैं और सब जुड़ के आपस में क्या होते हैं, इंटरडिपेंड होकर वर्क करते हैं। और जब इंटरडिपेंड होकर वर्क करते हैं तो इनकम का फ्लो होता है, एक सर्किल सा बना रहता है, दैट सर्किल इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। थोड़ा सा यहाँ देखिए, इट रेफर्स टू सर्किल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन विद द हाउस होल्ड
टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन। क्या होता है यहाँ पर? प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन से फिर क्या होता है? सर्कुलेट होता है हाउस होल्ड को, और वहाँ से फिर कंजप्शन होता है। इस तरीके से दोबारा ये फिर प्रोडक्शन होता है, एक तरीके से सर्कुलेशन बना लेता है। एंड जब ये सर्कुलेशन बनता है, इससे बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ इनकम, दैट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये सर्कुलर फ्लो बनता कैसे? देखिए, दिस इज नोन एज फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। जब सर्कुलर फ्लो चलता है, इसके एक वेरियस फेस होता है। सबसे नंबर 1 फेस होता है प्रोडक्शन फेस, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फेस नंबर 1। सबसे पहला काम होता है प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन करने के लिए ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करते हैं, किससे? हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड से वो वेरियस मीन्स लेते हैं, फैक्टर्स लेते हैं। फैक्टर्स लेने के बाद ये प्रोडक्शन करते हैं, और बदले में उस फैक्टर का पेमेंट जो है हाउस होल्ड को कर देते हैं। तो हाउस होल्ड से मिलता है इनकम, और क्योंकि इन्होंने गुड्स एंड सर्विस बेचा, बदले में इनको इनकम मिली, उस इनकम को उन्होंने किसके बीच में बांट दिया? हाउस होल्ड के बीच में। दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और उस हाउस होल्ड के बाद जैसे ही पैसा आ जाएगा, वो लोग क्या करेंगे? इसको एक्सपेंस करेंगे। दैट इज नोन एज डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्पोजिशन, एंड डिस्पोजिशन जनरेट प्रोडक्शन। इस तरीके से एक सर्किल बन जाता है, एंड दिस सर्किल इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वेरी सिंपल। अब जहां पर भी इसकी मीनिंग की बात करेंगे तो आपको ये डायग्राम जरूर बना होना होगा। ओके, तो देखिए वेरियस फेसेस, पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं। नंबर 1 फेस, प्रोडक्शन फेस। प्रोडक्शन फेस को हम क्या बोलते हैं? जनरेशन। बिकॉज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स एंड इट्स प्रोड्यूस इनकम। इससे इनकम जनरेट होती है। इनकम फेस में जो भी इनकम इनके पास जनरेट होती है, वो अपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज दे यूज फैक्टर्स। और फैक्टर्स के बदले पेमेंट करना पड़ता है। ये पेमेंट किसको होता है? हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड को होता है फैक्टर इनकम। जिन्होंने लैंड दिया, रेंट मिलता है। जो लेबर लगाते हैं, बेस मिलता है। जो कैपिटल लगाते हैं, उनको इंटरेस्ट मिलता है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, उनको प्रॉफिट मिलता है, और इनको पैसा मिल जाता है। डिस्ट्रीब्यूट हो गया पैसा सबको अपना अपना। जैसे वो सबके पास जेब में पैसा आ जाता है, वो लोग क्या करते हैं? अपने पैसे को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने का मतलब डिस्पोजिशन, अपनी इनकम को डिस्पोज करना है, खर्च करना है। क्योंकि जब लोग खर्च करेंगे तभी तो प्रोडक्शन होगा। तो इसका मतलब ये होता है, इन दिस फेज इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विस पर खर्च कर दिया जाता है हाउस होल्ड के थ्रू अपने नीड्स। जैसे हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विस पर खर्च करेंगे, ऐसे में प्रोडक्शन सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है। राइट, नेक्स्ट वन, दैट इज टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब बात करते हैं जो फ्लो होता है ए वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, ये फ्लो किस तरीके से होता है? तो इस सर्कुलर फ्लो को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। वन फ्लो इज नोन एज रियल फ्लो, this is known as real flow, and second one is मनी फ्लो। ये क्या होता है? मनी फ्लो होता है। तो रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बताया जाए। फर्स्ट वन इज रियल फ्लो। व्हाट डू मीन बाय रियल फ्लो? रियल फ्लो का मतलब होता है जो रियली हमारे सामने हम देखते हैं, रियली में जिसका एक्सचेंज होता है। रियली एक्सचेंज मतलब इन द रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द फर्म टू हाउस होल्ड। यहाँ पर क्या होता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का आपस में फ्लो होता है। गुड्स एंड सर्विस का आपस में क्या होता है? फ्लो होता है। दैट मीन्स देखिए, ये है हाउस होल्ड, ठीक है, और ये है फर्म। फर्म को करना है प्रोडक्शन, और फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए क्या चीज़? गुड्स एंड सर्विस, सॉरी फैक्टर्स। तो हाउस होल्ड से फैक्टर गया फर्म को। कौन कौन से फैक्टर? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये सब क्या होता है? फिजिकल फॉर्म में होता है। अब वहीं पर फर्म से इन सब का यूज़ किया, और इन्होंने प्रोड्यूस किया क्या चीज़? इन्होंने प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये गुड्स एंड सर्विस उन्होंने हाउस होल्ड को दे दिया कंज्यूम करने के लिए। तो यहाँ से फैक्टर गया और फर्म से गुड्स एंड सर्विस आया, दोनों ही फिजिकल फॉर्म में होता है। सो इस फिजिकल मटेरियल गुड्स एंड सर्विस का आपस में जो एक्सचेंज होता है, इधर को गया उधर से आया, दैट इज नोन एज रियल फ्लो। अब रियल फ्लो को समझने के बाद हमारे पास आ जाता है मनी फ्लो। मनी फ्लो, रियल फ्लो समझ में आ गया, तो रियल फ्लो के ही रिटर्न में मनी फ्लो जनरेट होता है। क्योंकि आपने गुड्स एंड सर्विस और फैक्टर्स का फ्लो कर लिया,
तो कुछ भी फ्री में नहीं होता है। आपने फैक्टर दिया तो बदले में फैक्टर पेमेंट लेंगे, उन्होंने गुड्स एंड सर्विस दिया बदले में मनी पेमेंट लेंगे। तो जब मनी का आपस में एक्सचेंज होता है, फर्म से हाउस होल्ड को जाता है फैक्टर पेमेंट और हाउस होल्ड से फर्म को आता है मनी पेमेंट अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसे में ये जो फ्लो दिख रहा है आपके पास, यहाँ से देखिए फर्म से हाउस होल्ड के आ गया रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, क्योंकि इन्होंने गुड्स एंड सर्विस वो फैक्टर का यूज़ किया था। बट हाउस होल्ड ने क्या किया था, इसके बदले में इन्होंने जो कहेंगे दैट इज नोन एज मनी पेमेंट, इसको बोलते हैं हम मनी पेमेंट। ठीक है, तो यहां पर मनी का फ्लो होता है, सो दिस वन इज मनी फ्लो। अब एग्जाम में इसके मीनिंग के अलावा दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। इतने डिटेल से मैंने इसकी मीनिंग को बताया है, तो डिफरेंस तो ऑब्वियसली आप लोग अच्छे से कर ही लेंगे, फिर भी बता देते हैं। फर्स्ट मीनिंग बताना है। फर्स्ट इज मीनिंग। मीनिंग में इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द फर्म्स एंड हाउस होल्ड। ये फर्म हाउस होल्ड के गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है, बट इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। नंबर 2, काइंड ऑफ एक्सचेंज। किस टाइप का एक्सचेंज होता है? दिस इज इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्व होता है, जबकि यहाँ पर मनी का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट वन, डिफिकल्टी इन देयर आर मे बी डिफिकल्टीज टू वाटर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विस। यहाँ पर जो डिफिकल्टी होती है वाटर सिस्टम की गुड्स एंड सर्विस का, वो प्रॉब्लम होती है, जबकि यहाँ पर डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो, यहाँ पर कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती। मनी का हिसाब किताब करो, पेमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टरनेट नेम, इट इज आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। इसको क्योंकि फिजिकल गुड्स एंड सर्विस होता है, सो दिस वन आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, बट दिस इज आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। ये नॉमिनल होता है, हिसाब किताब में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मनी का फ्लो होता है। राइट, अब बात करेंगे अपने मेन टॉपिक पर। वैसे तो सर्कुलर फ्लो के कई सारे मॉडल्स होते हैं। देयर आर बेसिकली 3 मॉडल्स, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। बट सीबीएसई ने अपने कोर्स में ओनली और ओनली 2 सेक्टर इकोनॉमी को रखा है, तो हम केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे। अगर आपको 3 सेक्टर 4 सेक्टर भी पढ़ना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करके दूंगा। यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 sector economy, so that in 2 sector there are 2 sectors, that is household and firm। तो हाउसहोल्ड एंड फर्म के बीच में होने वाले किसको, फ्लो को, क्योंकि जब फ्लो होता है, हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो को अलग अलग पढ़ा। जब हम सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, कंबाइन। दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं 2 सेक्टर के बीच में, दैट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। In 2 sector economy, household and firms are dependent to each other. They fulfill the needs of each other, where the firm provide goods and services to the household and household provide factors for the production. Okay, in the return of factors of production, firm provide pay the factor payment, and by using of goods and services, household paid payment of money to the firms. Right, this is the interdependence between both. So here the owner of factor of production and consumer of goods and services, household spend the entire income on the consumption। हाउसहोल्ड जो है अपना सारा का सारा इनकम जो है कंजप्शन में कर देता है। हम ये मान के चलते हैं देयर इज नो सेविंग। फर्म्स प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू द हाउसहोल्ड, जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विस का और हाउसहोल्ड को सेल कर देते हैं, एंड सिंपलिस्ट क्लोज इकोनॉमी को बनाते हैं। क्योंकि ये जब हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, देयर इज नो एक्सटर्नल सेक्टर, हम केवल 2 सेक्टर की बात करते हैं, जो कि क्लोज इकोनॉमी में ही पॉसिबल है। हियर इज द सर्कुलर फ्लो बिटवीन हाउसहोल्ड, दिस वन हाउसहोल्ड एंड दिस वन फर्म। हाउसहोल्ड से फर्म को आता है फैक्टर्स, दिस वन फैक्टर्स, ओके, एंड हाउस फर्म से इनको जाता है क्या चीज, फैक्टर पेमेंट, दिस इज नोन एज फैक्टर पेमेंट। वहीं पर जब उनको फैक्टर मिल जाता है, दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस करके ये लोग क्या करते हैं, हाउस होल्ड को पेमेंट करते हैं। हर हाउस होल्ड बदले में कंज्यूम गुड्स करके इनको पेमेंट कर देते हैं मनी का। तो इस तरीके से 2 सेक्टर के बीच में कंजप्शन एंड पेमेंट, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, दोनों का एक कॉम्बिनेशन चलता रहता है, इंटरचेंज होता है, और इसी से इकोनॉमी आगे बढ़ती है। सो दिस फ्लो इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर। ओके, राइट, बट देयर इज सम एजम्पशन। बिना इसके सर्कुलर फ्लो हम पूरा नहीं होता है। क्या एजम्पशन होता है?
there are only in two sector economy there must be only two sector, firm and producer. Number 2, household sector supply factor service only to the firms and the firms hire factor service only from the household. इन दोनों के बीच में होता है, there is no third sector. Okay, next one, firms produce goods and services and sell the entire output to the households. फर्म का काम होता है गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस करना और उसको सेल करना हाउस होल्ड को, एंड हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम, हाउस होल्ड बदले में फैक्टर इनकम रिटर्न लेता है, एंड सर्विस स्पेंड द एंटायर, और अपना एंटायर मनी जो है गुड्स एंड सर्विस पर क्या करता है, एक्सपेंस करता है. और लास्ट वन, देयर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में कोई भी सेविंग नहीं होता, क्योंकि आप अगर सेविंग करेंगे तो इकोनॉमी के सर्कुलेशन से वो पैसा चला जाएगा और उससे प्रोडक्शन धीमा पड़ता है. हम ये मान के चलते हैं जो आपकी इनकम है वो इनकम आपकी एक्सपेंडिचर है, और वही एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन दोबारा इनकम को जनरेट करेगा, इनकम से दोबारा एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर से दोबारा प्रोडक्शन होगा, और इस तरह से ये सर्कुलेशन से चलते रहता है. और इकोनॉमी इसी से चलती है. इकोनॉमी में कोई एक सेक्टर को बंद कर दो, रोक दो, इकोनॉमी ऑटोमेटिक ठप पड़ जाती है. फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम में ऐसा हुआ था, राइट. तो कैसा लगा आपको आज का क्लास, समझ में आया ना, सर्कुलर फ्लो पूरा कॉन्सेप्ट. फिर भी कोई भी डाउट किसी तरह रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जरूर बताएगा क्या डाउट रह गया, कुछ नए चीज़ें समझना है, कोई आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको कहीं हर जगह ढूंढ लिया फिर भी नहीं आ रहा है, तो मैं हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए. ओके, पर्सनली मुझसे कुछ जो है कोई भी डाउट वगैरह क्लियर करना है इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं. तब तक थैंक यू एंड बाय.